नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। कोई 3500 साल से भी ज्यादा पीछे, एक ऐसी सभ्यता की नींव को समझने जिसके विचार आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक घुमंतू यानी नोमैडिक लोगों ने दुनिया के सबसे पुराने और गहरे दर्शनों में से एक को जन्म दिया। यही वो सवाल है जो हमें सीधा वैदिक काल के दिल में ले जाता है। ये कहानी है एक बहुत बड़े बदलाव की। तो इस कहानी को हम कैसे समझेंगे? पहले देखेंगे 7 नदियों पर भोर, फिर बात करेंगे कर्म और कुलों की दुनिया की। इसके बाद आएगा पूरब की ओर महान बदलाव, और फिर लोहा, राजा और नए नियम। आखिर में हम देखेंगे प्राचीन ग्रंथों में उनकी विरासत और कैसे ये सफर मंत्रों से साम्राज्यों तक पहुंचा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 7 नदियों पर भोर की। ये है प्रारंभिक वैदिक लोगों की दुनिया, करीब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे इलाके से जिसकी पहचान ही उसकी शक्तिशाली नदियां थीं। इसी दौर को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ये जो जगह थी, इसे कहते थे सप्त सैंधव, मतलब 7 नदियों की भूमि। जो शुरुआती आर्य थे वो ज्यादातर इसी इलाके में बसे थे। ये पूरा इलाका सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां थीं उसके चारों ओर फैला हुआ था। अब देखिए, ये बात बहुत दिलचस्प है। ऋग्वेद में जिन नदियों का जिक्र है उनमें सबसे ज्यादा बार नाम आता है सिंधु नदी का, जो उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी थी। और सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी सरस्वती, जिसे नदीतमा यानी नदियों की मां तक कहा गया है। लेकिन जरा सोचिए, गंगा का जिक्र सिर्फ एक बार और यमुना का सिर्फ 3 बार मिलता है। मतलब जो नदियां बाद में भारत का दिल बनी, वो उस वक्त उनके लिए लगभग अनजान थीं। उनकी पूरी दुनिया सिंधु और सरस्वती के आसपास ही सिमटी हुई थी। तो ये तो हुई ज्योग्राफी की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कर्म और कुलों की दुनिया। देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में उनका समाज और राजनीति का ढांचा कैसा था। मतलब एक परिवार से लेकर पूरे कबीले तक ये लोग कैसे संगठित थे। इनका जो राजनीतिक ढांचा था वो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ था, नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे छोटी इकाई थी कुल यानी परिवार। कई कुल मिलकर बनाते थे एक ग्राम या गांव, फिर कई ग्राम मिलकर एक विश यानी कबीला बनाते थे, और सबसे ऊपर था जन, मतलब पूरी जनजाति। और इस जन का मुखिया होता था राजा, जिसे राजन कहते थे। लेकिन हाँ, ये जो राजन था वो कोई तानाशाह नहीं था। उसकी मुख्य भूमिका थी अपनी जनजाति की रक्षा करना। उसकी शक्ति बहुत सीमित थी। उसे सलाह देने के लिए 2 संस्थाएं थीं, सभा जिसमें कबीले के बुजुर्ग होते थे, और समिति जो एक तरह की आम सभा थी। और एक बहुत जरूरी बात, इन सभाओं में महिलाएं भी हिस्सा लेती थीं। इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि ये बाद में बदलने वाला है। समाज की बात करें तो उस समय वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन ग्रंथों के मुताबिक ये जन्म पर नहीं बल्कि कर्म यानी काम पर आधारित थी। इसका मतलब है कि समाज 4 वर्णों में तो बटा था, पर यह सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल था। जो जैसा काम करता था उसका वैसा वर्ण होता था। यह बात की तरह वंशानुगत या हेरिडिटरी नहीं था। उस वक्त कर्म जन्म से ज्यादा मायने रखता था। और अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हम पहुंचते हैं तीसरे पड़ाव पर, पूरब की ओर महान बदलाव। ये वो दौर था करीब 1000 से 600 ईसा पूर्व का, जब एक माइग्रेशन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब हम उत्तर वैदिक काल में हैं और इसकी शुरुआत भूगोल और टेक्नोलॉजी दोनों में एक बड़े बदलाव से होती है। हुआ ये कि ये लोग सिंधु के इलाके से पूरब की ओर बढ़ने लगे और गंगा यमुना के विशाल और उपजाऊ मैदानों में जाकर बस गए। इस नए क्षेत्र को उन्होंने नाम दिया आर्यावर्त। सोचिए, पंजाब से निकलकर आज के उत्तर प्रदेश की तरफ। इस नए घर ने उनके सामने नई चुनौतियां भी रखीं और नए मौके भी दिए। और टेक्नोलॉजी में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था लोहा, जिसे वो कहते थे श्याम अयस यानी काली धातु। लोहे का इस्तेमाल एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसी की मदद से उन्होंने घने जंगलों को साफ करके खेती के लिए जमीन तैयार की और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत औजार और हथियार बनाए। भले ही अब खेती उनकी जिंदगी का मुख्य आधार बन गई थी, लेकिन मवेशियों, खासकर गायों का महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि ये इतना ज्यादा था कि उस जमाने में युद्ध के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो था गविष्ठी, जिसका शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज। मतलब लड़ाइयां अक्सर गायों के लिए ही होती थीं। तो अब जब इनके पास नई जमीन थी, नई टेक्नोलॉजी थी, तो समाज का बदलना तो तय था। अब हम अपने चौथे हिस्से में हैं, लोहा, राजा और नए नियम।
चलिए देखते हैं कि इस नई भूमि में समाज को कैसे एक नया रूप मिला। इस माइग्रेशन और नई टेक्नोलॉजी ने राजा की ताकत से लेकर महिलाओं के दर्जे तक हर चीज को पूरी तरह बदल दिया। सबसे बड़ा बदलाव आया राजा की भूमिका में। याद है, ऋग्वैदिक काल में राजा को लोग अपनी मर्जी से भेंट देते थे, जिसे बलि कहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये बलि एक अनिवार्य यानी कंपल्सरी टैक्स बन गया, जो उपज का 1/16 हिस्सा तय था। छोटे छोटे जन यानी कबीले मिलकर अब बड़े बड़े जनपद यानी राज्य बनाने लगे थे, और राजा अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। और सत्ता के इस केंद्रीकरण का एक बहुत गहरा असर समाज पर पड़ा। याद है, मैंने कहा था कि ऋग्वैदिक काल में महिलाएं सभाओं में हिस्सा लेती थीं, भजन रचती थीं और विधवा पुनर्विवाह भी होता था। खैर, उत्तर वैदिक काल तक आते आते सब बदल गया। महिलाओं को सभाओं से बाहर कर दिया गया और उनकी स्थिति में बहुत तेजी से गिरावट आई। ये उस दौर के सबसे दुखद और नाटकीय बदलावों में से एक था। इस बदलाव की गंभीरता का अंदाजा उस युग के एक प्रमुख ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण की इस एक लाइन से लगाया जा सकता है, जिसमें लिखा है, पुत्री दुख का कारण है। ये एक लाइन ही ये बताने के लिए काफी है कि सामाजिक सोच में कितना बड़ा और नकारात्मक बदलाव आ चुका था। लेकिन इन सामाजिक बदलावों के बीच भी एक और चीज हो रही थी, और वो थी ज्ञान और दर्शन की रचना। अब हम आते हैं 5वें हिस्से पर, प्राचीन ग्रंथों में विरासत। ये वो विचार थे जो साम्राज्यों से भी ज्यादा समय तक जिंदा रहे। समाज में उथल-पुथल के बावजूद इसी दौर ने इंसानियत को कुछ सबसे गहरे दार्शनिक और साहित्यिक ग्रंथ दिए। इसकी नींव में है 4 वेद। हर वेद का अपना एक खास मकसद है। जैसे ऋग्वेद में भजन और प्रार्थनाएं हैं, ये सबसे पुराना वेद है। सामवेद में धुन और संगीत है, जिसे भारतीय संगीत की जड़ माना जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठानों की विधियां हैं, और अथर्ववेद में जादूटोने, दवाइयों और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें हैं। पर ज्ञान की ये खोज सिर्फ वेदों तक ही सीमित नहीं रही। इसके बाद रचना हुई 108 और दार्शनिक ग्रंथों की। ये ग्रंथ थे उपनिषद। उपनिषद का मतलब ही होता है गुरु के पास बैठना। इन्हें वेदों का सार या दार्शनिक निष्कर्ष माना जाता है। इनमें कर्मकांडों पर नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक पर जोर दिया गया है। ये असल में गुरु और शिष्य के बीच की वो बातचीत है जिसमें ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्यों को समझने की कोशिश की गई है। और आज भी इन ग्रंथों का प्रभाव कितना गहरा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है। ये वाक्य मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। तो देखिए, हजारों साल पुराने ये विचार आज भी हमारे वर्तमान को कैसे आकार दे रहे हैं। तो अब हम आते हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, मंत्रों से साम्राज्यों तक, यानी वैदिक युग का वो असर जो आज भी कायम है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वैदिक सभ्यता ने भारत में आने वाली हर चीज के लिए एक तरह से मंच तैयार कर दिया था। लोहे की खोज और गंगा के मैदानों की तरफ बढ़ने की वजह से ही आगे चलकर बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ। ये सभ्यता अपने पीछे दर्शन और सामाजिक संरचना की एक बहुत जटिल विरासत छोड़ गई, जिस पर आज भी बहस होती है, अध्ययन होता है। और ये हम एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, अगर लोहे के औजारों ने छोटे छोटे कबीलों को बड़े राज्यों में बदल दिया, तो जरा सोचिए आज की कौन सी नई टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को उसी तरह एक नया आकार दे रही है।